हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गबन उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गबन उपन्यास का पहला महत्वपूर्ण अंश है, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ता है तभी तक यह कुलेले हैं। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। इसका संदर्भ देखते हैं। यह गद्यांश प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन से लिया गया है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो इस उपन्यास का नायक रमानाथ, जो कि युवा होने के साथ दायित्वों से दूर भागता है, उसके व्यवहार से उसके माता पिता दोनों बहुत दुखी हैं। ऐसे में रमानाथ की माँ उन्हें अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाने के लिए विवाह करने की सलाह देती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ इस समय के संवाद को व्यक्त करती है। इसकी व्याख्या है। जागेश्वरी और दयानाथ का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। ऐसे में युवा पुत्र पिता का दाया हाथ कहा जाता है, किंतु रमानाथ, जो कि कथा का नायक है, किंतु अपने दायित्व के प्रति उदासीन है। सारा समय सैर करना, शतरंज खेलना, मित्रों से कपड़े और बाइक उधार लेकर लोगों में रौब जमाना उसका शौक है। ऐसे में एक पिता की चिंता को देखकर माँ यह सुझाव देती है कि उसका विवाह कर देने से संभव है उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। विवाह होने से उसे पैसे कमाने की फिक्र होगी। पत्नी की जिम्मेदारी उसे जिंदगी के प्रति गंभीर बनाएगी। वह सैर सपाटा करना, दिन भर कुलेले करना सब भूल जाएगा। ऐसे निकम्मों को राह पर लाने का एक यही रास्ता है। इस अंश की विशेषता है कि इस संदर्भ में लेखक ने युवा किंतु गैर जिम्मेदार पुत्र के पिता की पीड़ा और विवाह को जिम्मेदार होने का मूल मंत्र बताने का प्रयास किया है। इस उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण अंश है। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया। जो काल से नहीं डरते, वह भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में कुछ जाना, तलवार के सामने खड़ा हो जाना, उसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा ही के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियां बह गई है, प्राणों की होली खेल डाली गई है। इस अंश के संदर्भ को देखते हैं तो यह गद्यांश प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन से ली गई है। इसके प्रसंग को देखें तो इस गद्य में उस समय की घटना का वर्णन लेखक ने किया है, जब रमानाथ ने देशभक्त के लिए झूठी गवाही दी और जालपा ने उसे धिक्कारा। जब वह जज साहब के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल कर पुलिस का भांडाफोड़ कर देना चाहता है और इस इरादे से वहां जाता भी है, किंतु अपने किए गए गुनाह की ग्लानि उसे जज साहब के सामने जाने से रोकती है। वह लज्जावश जज साहब के सामने जाने का साहस नहीं कर पाता। लेखक इसी प्रसंग में लज्जा को वर्णित करते हैं। अब हम इस अंश की व्याख्या को देखते हैं। लज्जा इंसान का आवरण है। इसी लज्जा की रक्षा हेतु के लिए कई देश आपस में भिड़ गए। अपने लज्जा की रक्षा हेतु कई वीरांगनाओं ने उत्सर्ग किया। यही लज्जा आज रमानाथ के हिस्से आई है। अपनी झूठी गवाही में
कई लोगों को फंसाने के बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह जज के सामने अपने गुनाह को कबूल करना चाहता है। वह निश्चय कर लेता है कि वह जज साहब को सब साफ साफ बता देगा कि वह कैसे पुलिस के चंगुल में फंसा और उनके कहने पर झूठी गवाही देने को विवश हुआ। किंतु इतना सब सोचने के बाद भी जब वह जज साहब की कोठी पर पहुंचता है तो लज्जा उसके आड़े आ जाती है। उसे लगता है कि कैसे वह जज साहब के सामने कहेगा कि उसने यह सब मजबूरी में किया। लेखक कहते हैं, लज्जा ने सदा वीरों को परास्त किया है। इतिहास गवाह है कि लाज के कारण ही कई युद्ध हुए, खून की नदियां बही, जानों से होली खेली गई। इसी लज्जा ने आज रमानाथ को भी जज साहब के सामने जाने से रोक दिया। उसे जज साहब के सामने जाने से बेहतर जेल जाना लगा। अब हम इस अंश की विशेषता को देखते हैं। इस गद्यांश में लेखक ने लज्जा के महत्व को प्रतिपादित किया है। इसमें बताया है कि व्यक्ति चाहे कितनी ही गलतियां क्यों ना कर ले, किंतु लाज के सामने एक दिन वह परास्त हो ही जाता है। अब हम इस उपन्यास के तीसरे अंश को देखते हैं, जो है रुदान में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति, किसी के वियोग में सिसक सिसक कर और बिलख बिलख कर नहीं रोया। वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियाँ न्यौछावर है। हंसी के बाद मन खिन्न हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। ये अंश प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखते हैं तो हंसी और रुदान दोनों ही जीवन की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, किंतु प्रायः हम रुदान को तिरस्कृत कर हंसी को महत्व देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने रुदान के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि हंसी के बाद जहाँ मन खिन्न हो जाता है, वहीं रुदान के बाद मन का बोझ उतर सा जाता है और एक स्फूर्ति मन में आती है। इस अंश की व्याख्या को देखते हैं। प्रेमचंद का संपूर्ण लेखक आदर्श और यथार्थवाद से ओतप्रोत रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने जीवन के दार्शनिक भाव को उजागर किया है। भौतिक संसार में जीने वाले लोग हम सदा जीवन में हंसते रहना चाहते हैं और रुदान से दूर भागते हैं। लेखक ने यहाँ रुदान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि रुदान में स्फूर्ति है, इसके बाद मानव में उल्लास हो आता है, मन को एक प्रकार की शांति मिलती है और इस अनुभव को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो कभी जीवन में एकांत में बैठकर रोया हो। तभी उसे यह तृप्ति का एहसास हो सकता है, अन्यथा व्यक्ति जीवन के बड़े सुख से वंचित रहा है। क्योंकि कहावत है, हंसी का घर खांसी, खांसी का घर रोग। अधिक हंसने से दिल भारी हो जाता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं। वही रुदान के बाद लगता है मन पर पड़ा कोहरे का बोझ उतर गया है और जीवन को एक नई स्फूर्ति, एक नया आनंद मिला है। अब हम इस अंश की विशेषता को देखते हैं तो लेखक ने जीवन के यथार्थ को उजागर कर सुख और दुख दोनों के ही महत्व को प्रतिपादित किया है। गबन उपन्यास का चौथा महत्वपूर्ण अंश है। यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का
जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ तो मिली, परंतु दिन कांपता रहा है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह गबन उपन्यास से लिया गया है, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। यदि बात इसके प्रसंग की जाए तो प्रेमचंद का साहित्य अनेक व्यक्तित्व की ही तरह आदर्श का अनुगमन करता है। उनके अनुसार आभूषण पर अनावश्यक व्यय करना भारत जैसे देश के लिए सार्थक नहीं है, जहां असंख्य लोग 2 जून रोटी और कई हाथ रोजगार को तरसते हों। वहां पैसों की आवश्यकता रोजगार खड़े करने में है। किंतु कथा की नायिका का जेवर के प्रति मोह रमानाथ को विवश कर देता है और वह अपनी पत्नी को खुश करने हेतु उधार जेवर लेकर आता है। किंतु आमदनी उतनी न होने से वह मन में भयभीत भी है। एक तरफ पत्नी को खुश देखने का मोह और दूसरी तरफ उधार गहने खरीदने का भय, जिसकी तुलना लेखक ने एक बच्चे से की है। अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। रमानाथ, जिसके गले माता पिता ने विवाह का जुआ बांध दिया, उसी जुए के कारण आज रमानाथ अपनी पत्नी जालपा, जो विवाह में चंद्रहार न आने पर कुपित है, उसे खुश करने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे खर्च कर उसे गंगू सर्राफ से एक हार और शीशफूल कर्ज पर लेकर आता है। किंतु पत्नी को यह तोहफा देते समय उसके मन में वह खुशी नहीं है जो होनी चाहिए थी। उसमें कई भय मिला हुआ था। उसकी स्थिति ठीक ऐसी थी जैसे एक बालक जो चोरी से पैसे ले जाकर मिठाई खाता है। ऐसे में उसे मिठाई मीठी तो लगती है, किंतु उसकी मिठास का सुख वह पूरी तरह नहीं उठा पाता। इसमें वह आनंद नहीं जो माँ से पैसे लेकर मिठाई खाने में है। संभवतः माँ के देखने पर पिटाई का भय उसमें शामिल है। वह इस आनंद को खुलकर नहीं जी पाता। उसी प्रकार रमानाथ के सामने एक और पत्नी के जेवर पाने की खुशी से झूमता चेहरा दिखाई देता है। वहीं दूसरे ही पल उधार लिए गहनों का कर्ज ना चुका पाने से होने वाली रुसवाई का भय उसे खुलकर उत्साहित नहीं होने देता। इस अंश की विशेषता को देखें तो प्रेमचंद ने ग्लानि भाव को उजागर किया है। व्यक्ति की मानवीयता है कि यदि वह कोई गलती करता है तो वह संसार से चाहे भाग ले, किंतु स्वयं से नहीं भाग सकता। इस उपन्यास का 5वां महत्वपूर्ण अंश है वह लालसा, जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्ट और पल्लव से लदी खड़ी थी। उस पर वज्राघात हो गया। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। द्विदेव ने आज वह अवलंबन भी छीन लिया। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश गबन उपन्यास से लिया गया है, जो प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके प्रसंग की बात की जाए तो इस गद्यांश में लेखक ने जालपा के माध्यम से नारी के मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। नारी मन कोमल होता है। बचपन से जो छवि उसके भीतर घर कर लेती है, उसकी आकृति लंबे समय तक उसके मन मस्तिष्क में समा जाती है। जालपा का बचपन भी गहनों के बीच व्यतीत हुआ है, अतः उनके प्रति उसका मोह होना स्वाभाविक है। वह गहनों को ही अपने वैवाहिक जीवन की आत्म प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती है और विवाह में चंद्रहार न मिलने पर उसे जीवन ही व्यर्थ लगने लगता है। विवाह की सारी परंपराएं उसे बेमानी लगने लगती है। अब हम इस अंश की व्याख्या को देखते हैं। जालपा, जिसका बचपन खिलौनों की बजाय
गहनों के साथ खेलते बीता। बचपन में दादी उसे खिलौनों के बजाय गहने उपहार में देती। माँ के पास चंद्रहार देखकर उसने माँ से जब वैसा ही चंद्रहार लेने की जिद की तो माँ ने उसे यह कहकर बहला दिया कि यह जेवर विवाह पर ससुराल से आता है। बस फिर क्या था, जालपा ने तभी से उस दिन की बाट जोहना आरंभ दिया। किंतु विवाह ने जब गहनों की पेटी आई, जालपा की नज़र बेसब्री से चंद्रहार की खोज में थी। जब उसे पता चला कि गहनों में चंद्रहार नहीं आया तो मानो विवाह का सारा उत्साह चला गया। एक सी दशा उस हरियाए पौधे की तरह हो गई जिस पर अचानक बड़ा बोझ डाल दिया गया हो। मानो उसके सारे सपने ध्वस्त हो गए। उसे लगता है कि अभी वह सारे गहने उठाकर बाहर फेंक दे, किंतु लोक लाज के भय से वह ऐसा नहीं कर पाती और अंदर जाकर शिव की प्रतिमा को उठाकर फेंक देती है। उसकी आशा और सपनों की तरह मूर्ति भी टूटकर चूर चूर हो जाती है। बस वह तभी से यह निर्णय कर लेती है कि आज के बाद वह कोई गहने धारण नहीं करेगी। मन को समझाते हुए कहती है, जो सुंदर न हो उसे गहनों की आवश्यकता है। मैं तो वैसे ही काफ़ी सुंदर हूँ, मुझे गहनों की क्या ज़रूरत। अब हम इस अंश की विशेषता को देखते हैं। इसमें प्रेमचंद ने नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। नारी की आभूषण प्रियता और लालसा पूरी ना होने पर उसका कोप स्वयं अपने पर उतारना नारी का सहज स्वभाव रहा है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।